नमस्कार, मैं श्याम देवड़ा हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट विषय है। जैसे अपन बताते हैं कि जो पर्वत है उन पर्वतों का निर्माण किस प्रकार से हुआ। अब जो पर्वतों का वर्गीकरण है कुछ अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया हुआ है, लेकिन आज हम एक मुख्य वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे जहां से आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कंपटीशन में, और जहां से आपके जो पर्वत है महत्वपूर्ण पर्वत, वो सभी महत्वपूर्ण पर्वत इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि जो पर्वतों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया हुआ है, और आज हम बात करेंगे पर्वतों के निर्माण के आधार पर उसका वर्गीकरण के बारे में। यानी पर्वतों के जो निर्माण की जो प्रक्रिया है वो निर्माण किस प्रकार से हुआ, यानी ज्वालामुखी से हुआ, अवशिष्ट से हुआ, या वो अवशिष्ट पर्वत है या निक्षेपण के द्वारा हुआ, तो उन सब के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उनको अलग अलग प्रकार की श्रेणी में बांटते हैं। तो सामान्य रूप से अगर मैं बात कहूं तो पर्वत यानी धरातल या पृथ्वी सतह का वो ऊंचा उठा हुआ भाग जो लगभग 600 मीटर से अधिक ऊंचाई रखता हो, उसे अपन क्या कहेंगे, पर्वत कहेंगे। या अपन कह सकते हैं जो धरातल का सबसे ऊंचा भाग, जैसे एक पठारी भाग, मैदानी भाग होता है जो धरातल के लगभग समतल या 300 मीटर तक होता है, और 300 से 600 मीटर के मध्य अपन बात करते हैं कि जो पठारी प्रदेश होते हैं। और जो 600 से ऊपर कहीं कहीं किताबों में आपको थोड़ा अलग भी मिल सकता है ऊंचाई के आधार पर, लेकिन आपको नॉर्मली वे ध्यान रखना है कि 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र या जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। फिर अपन बात करेंगे कि निर्माण के आधार पर पर्वत। तो पहले सबसे पहले अपन मैं बता देता हूं, निर्माण के आधार पर पर्वतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक मौलिक पर्वत होते हैं और एक अवशिष्ट पर्वत होते हैं। फिर अपन उन मौलिक पर्वतों को 4 भागों में पढ़ेंगे। जैसे एक पर्वत को मैं कहूंगा आपके वलित पर्वतों की श्रेणी में रखूंगा, दूसरा ब्लॉक पर्वतों की श्रेणी में, तीसरा मैं आपको बताऊंगा अवशिष्ट पर्वत या पर्वत की श्रेणी में, और चौथा एक होता है संग्रहित पर्वत। संग्रहित यानी जो निक्षेप के द्वारा जिस पर्वत का निर्माण हुआ, उन पर्वतों के उदाहरण और उनका निर्माण किस प्रकार से हुआ, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा हुआ, उन सब के बारे में अपन समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं पर्वत एवं उनका वर्गीकरण। सभी पर्वतों का जो निर्माण है समान रूप से नहीं हुआ है, यानी जो पर्वत है उन सब का निर्माण कभी भी समान रूप से नहीं हुआ, और न ही एक समय काल में इतने सारे पर्वत एक साथ नहीं बने हुए। इनका जो कालक्रम है वो भी अलग अलग प्रकार के, कोई हर्षिनियन काल में बना, कोई कोलिडेनियन काल में बना, कोई अल्पाइन युग में बन गया। तो इस प्रकार इनका जो कालक्रम है वो भी आपके अलग अलग प्रकार से है, और इनका जो निर्माण है वो भी आपके अलग अलग प्रकार के, जो अपन कह सकते हैं तत्वों से या चट्टानों से हुआ है। किसी का ज्वालामुखी से हुआ, तो किसी का अवशिष्ट पर्वत के रूप में हुआ, किसी का मलबा के जमा होने से निक्षेप से हुआ, किसी का और किसी भाग से हुआ, जैसे तनाव, भ्रंश, संपीड़न, वलन के द्वारा। तो इस प्रकार अपन सबका अलग अलग रूप से अपन पढ़ते हैं। देखो, सभी पर्वतों का निर्माण समान रूप से नहीं होता है, और पर्वतों के निर्माण और विकास यानी पर्वतों का जो निर्माण है और जो विकास है का मुख्य रूप से संपीड़न की शक्ति। अब जैसे संपीड़न की शक्ति का मतलब मैं जैसे आपको बता दूं, अगर कोई भी चीज है, अगर उसको अपन दोनों तरफ से अगर समान रूप से बल लगाते हैं, तो ये जो मेरे हाथ में पेन है, जो ये कहीं ना कहीं से इसमें वलन पड़ जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर दोनों तरफ से समान रूप से बल लग रहा है। कभी कभी क्या होता है, असमान बल लगता है, फिर भी वो ऊपर नीचे जो वलन बन जाते हैं, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा। तो उसके कारण यानी संपीड़न शक्ति के कारण भी पर्वतों का निर्माण होता है। खिंचाव शक्ति, जब दो पर्वत एक दूसरे, जब दो चट्टानें एक दूसरे से दूर जाती है तब उनमें दरार या भ्रंश पड़ जाते हैं, उनके कारण भी पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे अभी अपन पढ़ेंगे ज्वालामुखी उद्गार, यानी ज्वालामुखी के कारण भी जो पर्वतों का निर्माण हुआ। जैसे ज्वालामुखी फटा तो वहां पर पर्वतों, लावा से जो निर्मित पर्वत है उनका निर्माण हुआ ज्वालामुखी से। फिर बात करते हैं और ज्वालामुखी उद्गार के समय जो पर्वतों का निर्माण हुआ, और उससे निस्तृप्त यानी जो पदार्थ निकले, जो निक्षेप के रूप में जो पदार्थ निकले, वो जहां जमा हो जाएंगे वहां पर कुछ पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। तो उन्हें अपन निस्तृप्त पर्वत, पदार्थों के जमाव और अपर्दन के प्रभाव से। कुछ पर्वत ऐसे हैं जिनका निर्माण एक बार उत्थान होने के बाद में धीरे धीरे अपर्दन होने के बाद में वो अवशिष्ट के रूप में बचे, यानी अपर्दन से भी किन्हीं किन्हीं पर्वतों का निर्माण हुआ है।
तथा स्थल के उभार में, यानी कोई कोई ऐसे भी पर्वत हैं जो धरातल के ऊपर उठ जाने से यानी उभार पैदा होने से, जैसे ये कोई धरातलीय भाग है, ये थोड़े समय बाद में क्या हुआ, इसमें उभार हो गए, ये इस प्रकार से बन गए, इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया, इसमें धरातल में क्या हो गया, उभार आ गया। तो उभार से भी कुछ पर्वतों का निर्माण होता है। यानी ये अलग अलग प्रक्रिया, संपीड़न के द्वारा पर्वतों का निर्माण यानी वलन के द्वारा, खिंचाव शक्ति के द्वारा यानी तनाव, भ्रंश, इनके द्वारा, फिर ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी से कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जिनका ज्वालामुखी निर्माण से, ज्वालामुखी के उद्गार से उनका निर्माण हुआ है। कुछ ज्वालामुखी के जो अवशेष होते हैं, निक्षेप, उनके द्वारा निर्माण हुआ। कुछ पर्वतों का निर्माण अभी अपन अवशिष्ट पर्वत के रूप में पढ़ेंगे, उनका अपर्दन के कारण हुआ है। यानी यह अपन बात करेंगे, इस प्रकार से पर्वतों का निर्माण हुआ है मुख्य रूप से। अब बात करते हैं अपन पर्वतों को वर्गीकरण की। इन पर्वतों का अपन वर्गीकरण किस प्रकार से पढ़ते हैं, देखो पर्वतों को अपन मुख्य रूप से कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में। कितने भागों में, मुख्य रूप से अपन 2 भागों में पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला मौलिक पर्वत, यानी मूल रूप से जो पर्वत होता है ना, उसको अपन मौलिक पर्वत कहते हैं, मूल चट्टान, तो मौलिक पर्वत। फिर एक होता है अवशिष्ट पर्वत, यानी यह एक ऐसा पर्वत है जो एक अवशेष के रूप में बचा हुआ है, उसको अपन क्या कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। अब अपन ये जो मौलिक पर्वत है इसको मुख्यतया और अपन विभाजित करते हैं। इसी पर्वत का मुख्य रूप से अभी वर्णन अपन करने वाले हैं। जैसे मौलिक पर्वत, अब जो मूल पर्वत है उससे किस किस प्रकार से जो पर्वतों का निर्माण हुआ, मूल चट्टान से। जैसे अपन बात करते हैं वलित पर्वत। अब वलित पर्वत यानी आपको पता होना चाहिए वलित पर्वत कहाँ कहाँ हो सकते हैं, जहां जहां पर 2 प्लेटें आपस में टकराएगी, जहां जहां पर 2 प्लेटों में क्या होगा, अभिसरण होगा, वहां जब 2 प्लेटों में विनाशात्मक किनारे आपस में टकराएंगे तो वहां पर क्या होगा, आपके वलित पर्वतों का निर्माण होगा। जैसे अपन ने पढ़ी, प्लेटें होती हैं जो आपस में टकराती हैं, जो प्लेटें जहां पर आपस में टकराएगी वहां पर वलित पर्वतों की उत्पत्ति होगी। जैसे रॉकीज, एंडीज, आल्पस, एटलस, हिमालय, ये जितने भी जो नवीन वलित पर्वत हैं वही अपन पढ़ रहे हैं वलित पर्वत। यानी उनका निर्माण जब 2 चट्टानें आपस में बल लगाएगी तो वहां पर क्या होगा, वलन पड़ जाएंगे। जैसे मैं बात बता देता हूं आपको एक उदाहरण के माध्यम से। यहां पर जैसे कोई जगह है, जैसे ये वाला क्षेत्र है आपका उत्तरी अमेरिका वाला, कोई भी बात मान लो, ये दक्षिणी अमेरिका मान लिया। यहां पर एक पर्वतमाला आप पढ़ते हो एंडीज, ये एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला यहां पर है, ये पढ़ ला आपने, विश्व की सबसे लंबी। तो ये जो आपकी प्लेट है उत्तरी दक्षिणी अटलांटिक प्लेट, और यहां पर एक प्लेट है प्रशांत प्लेट। जब ये दोनों प्लेटें आपस में बल लगाएगी तो यहां पर बीच में क्या होगा, जैसे मैं बना देता हूं, यहां पर इधर से बल लगा रही है, ये प्लेट इधर से बल लगा रही है। जब यह दोनों प्लेटें आपस में अगर आमने सामने बल लगाएगी तो ये जो बीच का भाग है इस प्रकार से मुड़ जाएगा। तो कहीं पर जो ऊंचा भाग है, जैसे ये ऊंचा भाग है, तो ये क्या हो गया, ये एक पर्वत का निर्माण हो गया। इस ऊंचे भाग को अपन क्या कहते हैं, अपनति कहते हैं। क्या कहते हैं, अपनति। और जो नीचे धसा हुआ भाग होता है ना, उसे अपन अभिनति कहते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। जो नीचे धसा हुआ भाग होता है धरातलीय भाग, उसे अभिनति कहते हैं। जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसे अपनति कहते हैं। जिस प्रकार ये प्रशांत प्लेट हो गई और ये एंडीज प्लेट हो गई, इन दोनों के जब समान रूप से दोनों तरफ से समान रूप से बल लगने के कारण जिस पर्वत की निर्माण हुआ है उस पर्वत को अपन क्या कहते हैं, एंडीज पर्वतमाला कहते हैं। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, ये ध्यान रखना आपको। फिर मैं बात करता हूं दूसरा पर्वत, अवरोधी पर्वत या ब्लॉक पर्वत। यानी अब एक ऐसे पर्वत, अवरोधी पर्वत या अपन इसको कहते हैं ब्लॉक पर्वत। यानी जब 2 प्लेटों में बीच में आपस में जब 2 प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसकती है। जैसे अपन बात करते हैं, यहां पर मैं बता देता हूं, ये कोई क्षेत्र है, यहां से ये कोई प्लेट, ये एक प्लेट है, ये प्लेट हो गई मान लो, ये प्लेट इधर भी जा रही है और इसका जो तनाव बल है वो इधर भी है। तो इस प्लेट के मध्य क्या होगा, ये प्लेट टूटकर इस प्रकार से इस प्रकार इसमें दरार हो जाएगी। ये जो बीच में जो दरारी भाग होता है ना, ये बीच का जो दरारी भाग है, यहाँ से जो लावा वगैरह जो पदार्थ निकलेंगे उनसे जिन पर्वतों का निर्माण होगा, जैसे यहाँ पर कोई ऊपर उठ गया भाग ये वाला, तो इस प्रकार से
तो उनको अपन क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत या अवरोधी पर्वत कहते हैं। जैसे अभी मैं बात करूंगा और उनका उदाहरण बताऊंगा, मैं अभी आपको एक चित्र के माध्यम से बता रहा हूं। तो आपको पूछ सकते हैं कि वलित पर्वतों में क्या अभिसरण हो रहा है कि अपसरण हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, वलित पर्वत जहां कहीं भी आएंगे, यहां पर तो मैं लिख देता हूं, यहां पर अभिसरण होगा। क्या होगा? अभिसरण होगा। और यहां पर हमेशा अपसरण होगा। अपसरण यानी एक अपसारी किनारा होता है, एक अभिसारी किनारा। अभिसारी का मतलब दोनों आमने सामने भिड़ेंगे और अपसारी का मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगे। तो फिर अपन बात करते हैं, ये किसके कारण होगा? जब प्लेटों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यहां पर तो यह था संपीड़न बल के कारण, वलन के कारण, और यहां पर है तनाव बल के कारण। यानी जब दो प्लेटों में आपस में खींच जाएंगे विपरीत दिशा में, यानी तनाव ज्यादा हो जाएगा, तब एक बीच में से जहां से लावा निकलता है, वहां जहां पर्वतों का निर्माण होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? वलित पर्वत या अवरोधी पर्वत या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जैसे गुम्मदाकार पर्वत। अब जैसे कहीं पर ज्वालामुखी एक गुम्मद के रूप में या शंकु के रूप में जहां पर भी लावा निकलता है और वो एक गुम्मद के रूप में जमा हो जाएगा, तो वहां उस लावे को अपन क्या कहेंगे? जो पर्वत बनेगा उसको अपन कहेंगे ज्वालामुखी पर्वत। इसको अपन क्या कहेंगे? चाहे गुम्मदाकार के हो चाहे ज्वालामुखी पर्वत के हो, एक ही बात है। यानी उस लावे से ही तो जो आपका गुम्मद के जैसा ये आकृति बनी, ये देखो, ये मैंने आपको यहां पे बताई, ये तो ये लावे से, जैसे पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकलता है उसके कारण। तो यहां पर ये जो क्रिया हो रही है वो ज्वालामुखी क्रिया के कारण ये क्या हो रहा है? यहां पर पर्वत का निर्माण हो रहा है। फिर अपन चौथा पढ़ते हैं संग्रहित पर्वत, यानी कोई भी ऐसी वस्तु है जिनके संग्रह करने के कारण जिन पर्वतों का निर्माण। जैसे ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी से लावा के अलावा भी कई ऐसे जो तत्व होते हैं या जो गैसें वगैरह होती हैं, जो अन्य पदार्थ होते हैं, उनके एक जगह जमा होने से भी जिन पर्वतों का निर्माण होता है उन्हें अपन क्या कहते हैं? संग्रहित पर्वत कहते हैं। यानी ज्वालामुखी से निर्मित जो अन्य तत्व निकलते हैं उनसे जो पर्वत निर्माण होता है उसको अपन कहते हैं संग्रहित पर्वत। जैसे मैं एक दूसरे की परिभाषा बता देता हूं, फिर आपको बताता हूं इसके साथ में वापस। जैसे अपन बात करते हैं वलित पर्वत, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन पड़ने से। जैसे मैंने यहां बताया आपको, ये पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, यहां पर जब दोनों प्लेटें आमने सामने अगर बल लगाएगी, चाहे समान बल लगाओ चाहे असमान बल लगाओ, जिनके कारण जो पर्वत है, जो प्लेटें वगैरह, उनमें मोड़ पड़ जाते हैं, उनमें वलन पड़ जाते हैं, और जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे अपन क्या कहते हैं? वलित पर्वत कहते हैं। और वलित पर्वत की स्थिति मैंने आपको बता दी, एंडीज पर्वतमाला, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वतमाला, और आपके हिमालय पर्वतमाला, आपके एटलस पर्वतमाला, आल्प्स पर्वतमाला, ये सभी नवीन वलित पर्वत हैं, वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। जैसे यहां पर मैंने आपको यहां लिख दिया। फिर अपन पढ़ते हैं ब्लॉक पर्वत, यानी ब्लॉक पर्वतों का निर्माण तनाव या खिंचाव की शक्तियों के कारण धरातल में दरार या अपन कह सकते हैं भ्रंश पड़ जाने के कारण हो। जैसे मैंने यहां बताया, ये जो प्लेट है, ये एक प्लेट थी, ये टूट गई, देखो यहां से, तो जब टूटी तो ये बीच में क्या हो गई? एक दरार नुमा संरचना बन गई। इस संरचना के कारण जिन पर्वतों का निर्माण होता है उन्हें अपन क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहते हैं या अवरोधी पर्वत कहते हैं। जैसे उदाहरण, यूएसए का सियरा नेवदा पर्वत है, मैंने आपको भ्रंश के प्रकार में बताया था, ये जो सारे उदाहरण। फिर मैं आपको बता देता हूं, भारत का विंध्याचल है, सतपुड़ा है, पाकिस्तान का साल्ट रेंज पर्वत है, जर्मनी का वास्चेज पर्वत है, एक ब्लैक फॉरेस्ट वगैरह है। तो ये सारे जो पर्वत हैं ये ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं, जिसको अपन अवरोधी पर्वत भी कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं गुम्मदाकार पर्वत। जैसे धरातलीय भाग में चाप के आकार में कोई उभार होने से जिन प्रकार के धरातल का जो आकार बन जाता है उसी को अपन क्या कहते हैं? गुम्मदनुमा जो आकार बन गया धरातल का, उसी को अपन कहते हैं गुम्मदाकार पर्वत। क्या कहते हैं? गुम्मदाकार। जैसे ज्वालामुखी से निर्मित जो आपने पढ़ा होगा आंतरिक सतह के जो पर्वत है, मैंने आपको बताया था, बेथोलित एक गुम्मदाकार पर्वत है, लेकोलित मैंने एक आपको बताया था जो स्थलाकृति, वो भी एक गुम्मदाकार है, और लेपोलित बताया था वो भी आप एक गुम्मदाकार है। और जो भारत में जो रांची का पठार है ये एक बेथोलित का उदाहरण है, रांची का पठार। तो जो पठार है, पर्वत है, जो गुम्मदाकार स्थलाकृति में होते हैं ना, उनको अपन क्या कहते हैं? गुम्मदाकार पर्वत कहते हैं।
जैसे अपन बात करते हैं अगला संग्रहित पर्वत। धरातल के ऊपर मिट्टी के कारण, लावा के कारण, मलबे के कारण इत्यादि की जो प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती है, इन निरंतर रूप से चलने के कारण कहीं पर एक जगह पर कई सारे कचरे के ढेर से, मलबे से जो पर्वत का निर्माण होता है, उसी पर्वत को अपन क्या कहते हैं? संग्रहित पर्वत कहते हैं। अगर वो ज्वालामुखी के निक्षेप से हुआ है, जैन ज्वालामुखी लावा और अन्य पदार्थों से, तो उसी को अपन क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत भी इसी को अपन कहते हैं, गुंबदाकार को, इसको संग्रहित को। किसको कहते हैं? संग्रहित को। जैसे अपन बात करते हैं ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण, यूएसए में आपने पढ़ा होगा 3 ज्वालामुखी थे, शास्ता, रेनियर और हुड। मैंने आपको बताया था ज्वालामुखी के उदाहरण, तो ये ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। फिर मैंने आपको बताया था फिलीपींस में एक होता मेयान, एक मैंने आपको बताया था फिलीपींस के अलावा जापान का जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, वो भी एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। तो ये ज्वालामुखी से जितने भी अपन ने पढ़े वो सब पर्वत के उदाहरण है। अब अपन बात करते हैं दूसरे प्रकार के जो पर्वत होते हैं, अवशिष्ट प्रकार के पर्वत। ये किस प्रकार के बनते हैं? देखो, जब पर्वतों का निर्माण कई साल, करोड़ों वर्ष बाद में होता है, तो अपन जो अरावली पर्वतमाला है, आपको पता होना चाहिए, अरावली पर्वतमाला एक अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण है। किसका? अवशिष्ट। यानी जब भूगर्भ में से कभी उभार हुआ हो, कभी भूगर्भ का जब उभार हुआ है, वो एक गुंबदाकार रूप में जो पर्वत का निर्माण हुआ है, उस पर्वत के कई सालों बाद में वो क्या हो गया? पर्वत ऊपर से अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा घिस गया है, चाहे वायु से यानी पवन से, चाहे जल से, चाहे बर्फ से, यानी किसी भी प्रकार के बाह्य जो बल होता है ना, बाह्य बल, उस बाह्य बल के द्वारा उस पर्वत में ऊपर से क्या हो? घिसना हो, चाहे रगड़ खाना हो, चाहे टूटना हो, चाहे अपर्दन होना हो, चाहे अपक्षय होना हो, तो बाद में जो अंतिम अवस्था में, अपर्दन की अंतिम अवस्था में बाद में जो अवशेष के रूप में जो पिंड बच जाते हैं, जो पर्वत का रूप बच जाते हैं, उन्हीं पर्वतों को अपन क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो राजस्थान का जो अरावली पर्वतमाला पर्वत है, वो आपके एक अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण है। तो अरावली के समकक्ष एक मैंने अमेरिका का पर्वत भी बताया था, जो अपलेशियन पर्वत की जो तुलना है वो भारत के राजस्थान के अरावली पर्वतमाला से की गई है। वो एक ही समय काल के बने हुए पर्वत माने जाते हैं। तो आपको अवशिष्ट पर्वत क्या याद रखना है कि कोई भी जो पर्वत बना है, उसके कई सालों बाद में जो अवशेष के रूप में बच जाता पिंड के या पर्वत के रूप में, जैसे अपर्दन हो जाएगा उसका पवन द्वारा, हिमानी द्वारा, जल द्वारा, नदियों द्वारा, तो वो जो पर्वत अवशिष्ट के रूप में फिर बाद में बचेगा अंतिम अवस्था में, उसको अपन क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वतमाला कहते हैं। तो मैंने आपको उदाहरण बता दिया अरावली पर्वतमाला। तो इस प्रकार से आज हमने मुख्य रूप से पढ़ा पर्वत और पर्वत का वर्गीकरण, जो मुख्य रूप से आपको पूछे जाते हैं। एक होता है जैसे ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत, अलग अलग प्रकार के, उत्पत्ति के आधार पर पर्वत, समय काल के आधार पर पर्वत। जैसे अपन पढ़ेंगे समय काल के आधार पर हर्षिनियन काल के पर्वत, अल्पाइन युग के पर्वत, वलित पर्वत, और एक और पर्वतों का नाम चर्मीनियन काल के पर्वत। तो वो समय के अनुसार है, जो अपन को नहीं पूछते। अपन को मुख्य वर्गीकरण ये वाला पूछते हैं, जो ये वाला आपको उदाहरण के रूप में आपको ध्यान रखना है। आपको कभी भी पूछ सकते हैं कि अवरोधी पर्वत के उदाहरण बताओ, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण बताओ, आपको ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण बताओ, वलित पर्वतों के उदाहरण बताओ। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, और इनकी क्रिया क्या है। जैसे वलित पर्वत संपीड़न के कारण उत्पन्न होता है, अवरोधी पर्वत तनाव के प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होता है, ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी उद्गार होगा तब होगा, संग्रहित पर्वत यानी जो मिट्टी, मलबा या जो ज्वालामुखी की लावा ये जमा होने से। तो इस प्रकार आज हमने मुख्य रूप से पर्वत और पर्वत का वर्गीकरण का अध्ययन किया। थैंक यू।